बीजांड का चित्र। ठीक है, बीजांड मतलब ओव्यूल। मैंने आपको पुष्प की संरचना में पुष्प का जो मादा जननांग होता है वो समझा चुकी हूँ मैं। पुष्प का मादा जननांग आपको मैंने बताया, शॉर्ट में आप देख लीजिए। इस तरीके से हम बनाते हैं। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी बताया ना आपको। इस ओवरी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं ओव्यूल, है ना। तो ये ओव्यूल जो होते हैं बीजांड, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है यहाँ पर बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड के अंदर यहाँ पे अंड कोशिकाएं होती है। तो ये जो बीजांड होता है, इस बीजांड की संरचना देखनी है हमको, ओव्यूल की। किसकी संरचना देखनी है, ओव्यूल की संरचना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझेंगे तभी आप दोहरा निषेचन भी समझ सकते हैं। तो ओव्यूल की संरचना क्या होती है या बीजांड कैसे बनता है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपने मादा युग्मक जनन पढ़ा है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, या इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो आपने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि 8 कोशिकी भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, देखा था ना आपने, पूरा समझा है। तो वो 8 कोशिकी भ्रूण कोश, तो हमको जब चित्र बनाना है, तो हम जब चित्र बनाएंगे तब चित्र बनाते समय कैसे बनाए, इसका चित्र एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक जो है ओवल शेप में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बीच में भ्रूण कोश बनाना है। क्या बनाना है, भ्रूण कोश में आपको यहाँ पर जो है 3 कोशिकाएं बनानी है। एक, फिर उसके बाद में बीच वाली दूसरी और ये तीसरी, ये 3 कोशिकाएं बनानी है। ये 3 कोशिकाएं आपने ऊपर बना दी यहाँ पे, ठीक है। बीच में आपको यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ एक पोलर न्यूक्लियाई, या जिसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ये बनाना है। फिर यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक या फिर पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीयक केंद्रक। यहाँ पे आप बनाएंगे एक बीचों बीच अंड कोशिका, और आसपास आप बनाएंगे यहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ये 3 और 3 6 और 2 8 कोशिकी भ्रूण कोश बन गया। कितना, 8 कोशिकी। अब हमको बनाना है, ये तो हमारा हो गया भ्रूण कोश। अब उसके बाद में इसके आसपास पाए जाते हैं अध्यावरण। अध्यावरण मतलब इंटेग्यूमेंट। एक होता है आउटर वाला, एक होता है इनर वाला, मतलब कवर, आवरण, है ना। तो 2 आवरण बनेंगे। तो ये आवरण यहाँ से शुरू होके ये एक आवरण यहाँ पे बनाया, ऐसी एक आवरण जो है वो यहाँ पे बनाया, फिर दूसरा आवरण इधर से लेते हुए यहाँ बनाया, फिर एक आवरण जो है वो यहाँ से लेते हुए यहाँ बनाया। ऐसे 2 आवरण बना दिए डबल, है ना। तो एक जो अंदर वाला है वो कहलाएगा इनर इंटेग्यूमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, या इसको कहते हैं भीतरी आवरण, इसको कहते हैं भारी अध्यावरण। ये भीतरी अध्यावरण, ये भारी अध्यावरण। हिंदी में नाम थोड़े टिपिकल होते हैं, तब इंग्लिश में याद करें, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये ध्यान रखना कि ये जो आवरण होते हैं या अध्यावरण होते हैं, ये यहाँ पे इसके जो इसका द्वार होता है ना, इस स्थान तक नहीं होते हैं, यहाँ खुले हुए होते हैं। यहाँ स्थान खुला हुआ होता है, जिसको कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, यहीं से नर युग्मक अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए यहाँ पे अध्यावरण नहीं होते हैं। समझ में आई बात, ये खुला रहेगा, ये स्थान कैसा रहेगा, खुला रहेगा। अब क्या होगा, इसके बाद में ये यहाँ से एक संरचना ऐसी बनाएंगे हम, डंडी जैसी। ठीक है, इसको यहाँ से उठाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाते हुए, इधर ले जाते हुए, यहाँ से लाके और ये यहाँ पे इसका हम बनाएंगे पूरा शेप। और ये जो बना है यहाँ पे, ये है बीजांड ग्रंथ। क्या कहलाता है ये, बीजांड ग्रंथ। और यहाँ पे इसमें पूरे में यहाँ पे पाई जाती है पेरेन्काइमा कोशिकाएं। इसका जो अंदर का बीजांड काय होता है, जो इसका शरीर होता है, वो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है पूरा। तो ये इस तरीके से कुछ हिस्सों में आप बना दे, पूरे में बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसका हम जब नामांकन करेंगे तो इसमें हमको क्या क्या लिखना है, हम सबसे पहले इसमें यहाँ पे लिख दें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे बीजांड ग्रंथ। क्या बनाएंगे, बीजांड ग्रंथ, है ना। ये बनाया हमने बीजांड ग्रंथ। बीजांड का ग्रंथ कहलाता है बीजांड ग्रंथ। बीजांड का ग्रंथ कहलाता है, जिससे वो अंडाशय से जुड़ा रहता है। अंडाशय से बीजांड जो है जिस ग्रंथ के द्वारा, डंखल के द्वारा जुड़ा रहता है,
वो बीजांड व्रंत, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं बीजांड व्रंत। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बीजांड व्रंत को, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, इसको कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक है, बीजांड व्रंत जिस स्थान पर इस डंखल से जुड़ा रहता है, अंडाशय से जुड़ा रहता है, इस स्थान को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम मतलब नाभिका, नाभिका, ये नाभिका जहां से निकलता है, तो इसको हम कहेंगे नाभिका या इसको कहते हैं हाइलम, HILUM, ये हाइलम हो गया, ये फ्यूनिकल, ये हाइलम। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है इसमें ये दोनों अध्यावरण है, भारी और आंतरिक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भारी अध्यावरण, भारी अध्यावरण। माँ हिंदी में लिख देती हूँ या इंग्लिश में लिख देती तो सही रहता, चलो कोई बात नहीं, भारी अध्यावरण है ना, यहाँ हिंदी में लिख जाए, उधर इंग्लिश में लिखूंगी मैं। और फिर आंतरिक अध्यावरण, ठीक है ना। अब ये आंतरिक अध्यावरण शॉर्ट में लिखा, तो इसको ये वाला, ये जो है, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? भारी अध्यावरण, सॉरी ये अंदर वाला है, ये भारी अध्यावरण। कुछ बच्चे हिंदी में याद करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये, तो इसको कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। और ये वाली जो है ये कहलाता है आंतरिक अध्यावरण। ये क्या कहलाएगा? आंतरिक अध्यावरण। तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इनर इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ये हमने इसका इंग्लिश में भी याद रख लिया, दोनों याद रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद में ये इसको कहते हैं बीजांड द्वार, जिसको कहते हैं इंग्लिश में माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार। ठीक है ना, ये बीजांड व्रंत जिसको फ्यूनिकल, ये नाभिका हाइलम है ना, इसको क्या कहेंगे? हाइलम। ये भी हो गया, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में याद रखो। बीजांड द्वार हो गया, माइक्रोपाइल, दोनों ये हो गई है ना। अब जहां से ये आवरण निकलते हैं, ये वाला स्थान जहां से आवरण निकलते हैं, उसको कहते हैं चेलेजा। क्या कहते हैं? चेलेजा, CHALAZA, चेलेजा। निभाग हिंदी में नाम है, हाँ, ये चेलेजा कहलाता है जहां से आवरण निकलते हैं, चेलेजा इसको बोलते हैं, या निभाग, जो भी कहना हो आपको वो ध्यान रखें। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो है इसका, जिससे इसका शरीर बनता है अंदर का, ये पूरा पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है और ये कहलाता है बीजांड काय, या जिसको कहते हैं न्यूसिलस, NUCELLUS, न्यूसिलस, या इसको कहेंगे बीजांड काय। काय मतलब काय बनाने वाला, इसका पूरा शरीर बनाने वाला, तो ये बीजांड काय। फिर उसके बाद में अब मेन जो है वो है यहाँ पर पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो है 8 कोशिकीय भ्रूणकोश, ये सबसे मेन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भ्रूणकोश। अब उसके बाद क्या होता है? भ्रूणकोश। अब आप एक बात ध्यान रखना, भ्रूणकोश और भ्रूणकोश दोनों में अंतर होता है। भ्रूणकोश मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला, और भ्रूणकोश जिसके अंदर ये 8 कोशिकाएं, और मेन हमारी जो है वो कौन है? अंड कोशिका है ना। तो ये आप ध्यान रखें कि भ्रूणकोश मतलब एक थैले के समान संरचना, और भ्रूणकोश जो कि इसको पोषण देता है, विकसित होती हुई कोशिका को। यहाँ पे जब युग्मनस बनेंगे, निषेचन की क्रिया हो जाएगी, जायगोट बनेगा, जायगोट से भ्रूण बनेगा, तो उसको पोषण कौन देगा? तो ये न्यूसिलस देता है। कौन देता है? न्यूसिलस देता है इसको पोषण का कार्य। अब ये यहाँ पे देखो, ये पूरा भ्रूणकोश हो गया, तो इसको हम यहाँ पे नाम लिख देंगे भ्रूणकोश। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक। एक बात ध्यान रखें कि जब भी नामांकन करें
तो वहां एग्जाम में आपको हिंदी इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तो आप एक ही लिख सकते हैं, या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। दूसरी बात ये कि लाइन हमेशा पैरेलल चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? पैरेलल चलना चाहिए। और एरो का निशान यदि आप बनाए तो ये एरो का निशान इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से एरो का निशान बनेगा। आपको इसको इंडिकेट करना है तो इसको करिए, इसको इंडिकेट करना है तो इसको करिए, इसको करना है तो इसको। अब जैसे मेरे पास ये जगह नहीं थी तो मैं यहाँ से ले जाके ऐसे ले गई, मैंने यूं क्रॉस करके ऐसा लंबा नहीं करा। कभी भी लाइन को क्रॉस करके नामांकन नहीं करना, लेबलिंग नहीं करना। लाइन आपकी पैरेलल चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? अब बाय द वे इधर जगह नहीं बची, वैसे जनरली लेफ्ट साइड में नामांकन होता है, पर जगह नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे? तो अब जैसे हमने ये लिख दिया भ्रूण कोश। अब ये भ्रूण कोश के बाद में हमको लिखना है इन सबके नाम। तो ये ऊपर वाली तीनों कोशिकाएं क्या है बताया था मैंने, कौन सी कोशिकाएं? ये इसके अपोजिट वाली साइड की है। तो अपोजिट वाली साइड मतलब प्रतिमुखी कोशिकाएं, जिसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। अब हमारे पास नाम जगह नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ से रब किया और इनको यहाँ से इस तरीके से तीनों का नाम देना है। तो ऐसे ले गए, ऐसे ले जाके यहाँ ले गए और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल इसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, क्योंकि ये बीजांड द्वार के अपोजिट साइड में, मुख के अपोजिट साइड में, ये इसका मुख है, इसके अपोजिट साइड में, इसलिए प्रतिमुखी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगी, ठीक है। अब उसके बाद में बीच में ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये है द्वितीय केंद्र। कौन सा केंद्र? द्वितीय केंद्र। सेकेंडरी न्यूक्लियाई, द्वितीय केंद्र या ध्रुवीय केंद्र भी कहते हैं इसको। द्वितीय कह लो या ध्रुवीय कह लो, या और इंग्लिश में इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये हो गया। अब उसके बाद में तीनों ये बची है इधर। बीच वाला आपको बता रखा है कि क्या है ये सबसे मेन है बीच वाली जो है, इसका नाम है अंड कोशिका। क्या है इसका? हाँ, तो इसको आप इस तरीके से ले जाएं यहाँ से और इसको फिर यहाँ लाके वापस यहाँ लाएं और यहाँ लिखें अंड कोशिका। एक सेल, क्या बोलते हैं इसको? एक सेल, ये एक सेल। तो ये अंड कोशिका हो गई। और ये दोनों जो बची हैं ये सहायक कोशिकाएं। ये कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं। अब इनके लिए हमारे पास इधर जगह नहीं है तो हम इनको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ उठाएंगे और इधर ले जाके और यहाँ पे लिख देंगे सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होंगी? सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं इनको? सिनर्जिड्स कोशिकाएं। तो ये सहायक कोशिकाएं हो गई, ये बीजांड द्वार हो गया। अब आपने ये तो देख लिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था आपको, इसको यहाँ पे मैं बिगाड़ देती हूँ ताकि आपका चित्र आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। ये आपको कितनी बार बता दिया, इसलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इंटेग्यूमेंट लिखा हुआ है ना, ये न्यूक्लियाई, और ये यहाँ पर जो है इसको कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अब आपको सारे स्पष्ट होंगे। सबसे पहले ये बनाया हमने 8 कोशिकी भ्रूण कोश, ऊपर की तीनों जो है वो एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, फिर बीचों बीच ध्रुवीय केंद्रक या जिसको पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं, और ये ध्रुवीय केंद्रक, इसको मैंने केंद्रक लिखना भूल गई, ये केंद्रक। और उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई इसको कहेंगे। ये बाहरी अध्यावरण, ये भीतरी अध्यावरण, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। ये यहाँ पे अंड कोशिका, ये दोनों सहायक कोशिकाएं जिनको सिनर्जिड्स कोशिकाएं भी कहते हैं। ये बीजांड द्वार जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ऊपर यहाँ से जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं उसको चैलेजा कहते हैं, निभाग कहते हैं। और यहाँ पे ये इसको पूरी इसकी जो बॉडी बनाता है, इससे बीजांड का या न्यूसिलस जो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से, और ये इसका बीजांड ग्रंथ, और जिस स्थान से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं नाभिका। और इसमें यहाँ पे जो है वेस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। ये इस तरह का एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जिससे इसमें संवहन का कार्य होता है। ये वेस्कुलर टिश्यू होता है, यहाँ पे स्ट्रैंड पाया जाता है ऐसा, इस तरीके से इसमें। ये आपका हुआ बीजांड का डायग्राम। किसका डायग्राम? बीजांड। अब इस बीजांड के डायग्राम से क्या चीज समझ में आती है हमको? इससे हमको पूरा जो है दोहरा निषेचन समझना है, निषेचन की क्रिया कैसे होती है, क्योंकि जो परागकण होते हैं वो कैसे आएंगे और किस तरह से निषेचन की क्रिया होगी।
ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बीजांड की संरचना। ओव्यूल, टीएस ऑफ ओव्यूल, टीएस ऑफ ओव्यूल, ये डायग्राम है आपका। ठीक है,